पिछले वीडियो का ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख के आज मैंने डिसाइड किया हम जानेंगे स्नाइपर राइफ़ल के बारे में, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राइफ़ल फैक्ट्री ईशापुर RFI की बनाई गई 7.62 mm स्नाइपर राइफ़ल है। बट स्नाइपर राइफ़ल के बारे में ज़्यादा जानने से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि किसको बेसिक्स ऑफ स्नाइपर राइफ़ल तो ऑब्वियसली हम जानेंगे ही, लेकिन मेन मकसद मेरा इस वीडियो में ये रहेगा कि बताना कि जो इसकी बड़ी बहन जो आती है अपनी 3006 स्प्रिंगफील्ड की, जो IOF 3006 राइफ़ल, वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वो किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, हम उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। जैसा कि आप मेरी आदत जानते हैं कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव ही बोलता हूँ, बिकॉज सच थोड़ा कड़वा होता ही है। तो सॉरी इन एडवांस, मैं अभी ही क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के दौरान स्नाइपर राइफ़ल के बारे में तो आपको बताऊँगा ही, लेकिन मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि 3006 जो कि IOF की बेस्ट राइफ़ल है, वो किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, किसके लिए वो पैसे का वेस्ट है। बिकॉज मेरा मानना है कि जो 3006 राइफ़ल है तो इंडिया की सबसे पावरफुल राइफ़ल, इसी पे बेस्ड है, लेकिन उसको सेल्फ डिफेंस के लिए वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हम जानेंगे आज की वीडियो में क्यों। तो सबसे पहले आइए इस स्नाइपर राइफ़ल को इसका पहले हम एसेसरीज लगाते हैं। सबसे पहले इसके साथ जो ये बाइपॉड आता है, लेट अस पुट बाइपॉड। इसका जो है नीचे पिकाटेनी रेल है, तो ये पिकाटेनी रेल पे इसका बाइपॉड माउंट हो जाएगा। पिकाटेनी रेल पे इसका बाइपॉड माउंट हो गया। बाइपॉड खोल लेते हैं। बॉक्स को थोड़ा पीछे कर, उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ जो एसेसरी आती है वो है इसका स्कोप। तो इसकी जो टेलीस्कोपिक साइट है इसको माउंट कर लेते हैं इसकी पिकाटेनी रेल पे। इसकी जो टेलीस्कोपिक साइट है काफ़ी एक्सपेंसिव आती है 3006 की, और इसकी भी, इसमें पिकाटेनी रेल है। 3006 में डवटेल होता है, तो डवटेल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पिकाटेनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। डवटेल की साइड्स थोड़ा फायर करने पर ढीली जल्दी हो जाती है। तो एक स्नाइपर राइफल के साथ स्टैंडर्ड एसेसरी होती है ये रेल्स वगैरह। अब आइए देखते हैं इसके फीचर्स। सबसे पहले तो इसमें ये 5 राउंड की मैगज़ीन है जो इसके नीचे फिट होती है। मैं मैगज़ीन निकाल लेता हूँ। ये 5 राउंड की मैगज़ीन इसकी, जो कि इसकी बॉडी के अंदर ही फिट होती है। 3006 में प्रोट्रूड आउट करती है। 3 राउंड की कंपनी से आती है, लोग उसको 5 राउंड की लगवा लेते हैं। इसके बॉक्स में 2 मैगज़ीन आती हैं इसके साथ, 5 राउंड कैपेसिटी ईच, और इसमें 7.62 mm इंटू 51 mm का नेटो एमिनेशन डलता है, जो कि एक प्रोहिबिटेड बोर है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा पावरफुल 3006 अवेलेबल है। 3006 स्प्रिंगफील्ड, इससे लंबा कार्ट्रेज होता है, 63 mm का होता है, जबकि जो नेटो कार्ट्रेज है वो केवल उसकी लंबाई 51 mm की होती है, क्योंकि उसमें बारूद भी कम होता है और बुलेट का वेट भी कम रहता है। आइए देखते हैं इसकी और खासियतें। अब ये है बोल्ट एक्शन राइफल, सिमिलर टू 3006। चेक कर लेते हैं राइफल एम्प्टी है कि नहीं। ऑलवेज कंसिडर फायर आर्म लोडेड, हमेशा समझिए कि एक फायर आर्म लोडेड ही होगा। हमने इसको 2 बार इसको खाली किया, उसका यकीन किया कि चैम्बर खाली है उंगली से, क्योंकि अगर एक्सट्रैक्टर टूट गया होगा तो ये करने से भी नहीं निकलेगा राउंड, कई बार फंसा रह जाएगा। और अगर फंसा रह गया और आपने एक्सट्रैक्टर टूटे में इसको किया ट्रिगर प्रेस, तो धम फायर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है।
अब आ जाते हैं एक स्नाइपर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक स्नाइपर राइफल एक बहुत ही हाई एक्यूरेसी की राइफल होती है और दो टाइप की स्नाइपर होती है, एक मिलिट्री स्नाइपर, एक पुलिस स्नाइपर। तो ये पुलिस स्नाइपर है बिकॉज मिलिट्री स्नाइपर्स की एक खासियत है कि जनरली मिलिट्री स्नाइपर्स में जो मैगजीन कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 10 राउंड। जैसे ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल, उसमें बुलेट भी डिफरेंट लगती है, उसमें 54 mm रिम्ड ज़्यादा लंबा राउंड लगता है। दूसरा, मिलिट्री स्नाइपर्स सेमी ऑटोमेटिक होते हैं और जनरली पुलिस स्नाइपर्स बोल्ट एक्शन होते हैं। लेकिन बोल्ट एक्शन की खासियत क्या है, ये जो बोल्ट एक्शन है ऑल्दो ये ओल्ड डिज़ाइन है, 303 में होता था, बाबा आदम के ज़माने का डिज़ाइन है, लेकिन आज भी एक्यूरेसी के मामले में जो बोल्ट एक्शन राइफल्स होती हैं एक्यूरेसी में ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है। एंड पुलिस स्नाइपर की यही खासियत है कि पुलिस स्नाइपर अर्बन एनवायरनमेंट में ज़्यादा यूज़ होने के लिए डिज़ाइन होता है, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। जैसे इस स्नाइपर की इफेक्टिव रेंज है 800 मीटर और एक्यूरेसी है 1 MOA। MOA होता है मिनट्स ऑफ एंगल। आप इस पे जो रीडिंग देख सकते हैं इसके स्कोप पे, ये MOA की रीडिंग है, मिनट्स ऑफ एंगल। मिनट्स ऑफ एंगल क्या होता है कि जो ऐसे हम एलिवेशन मेजर करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री धीरे धीरे धीरे, तो मिनट्स ऑफ एंगल 1 डिग्री का 1/60वां हिस्सा, यानी 1 डिग्री के अंदर 60 MOA होते हैं। और ये जो इसके अंदर खुदे हुए अंक हैं ये इसको इतना फाइन एलिवेशन या रिफ्लेक्शन देते हैं कि ये जो है आपका बिल्कुल 1 डिग्री के भी 60 हिस्से, और इस राइफल में 0.25 MOA तक का सुविधा दी गई है। यानी कि जो इसका एक क्लिक है, 1 2 3 4, तो यानी 1 MOA में 4 बार घुमाना पड़ेगा तो उसको उतना एलिवेशन मिलेगा। बेसिकली जैसे डिग्री में एलिवेशन की जगह MOA होता है, मिनट्स ऑफ एंगल आपका फाइन मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन, जो कि टेलीस्कोपिक साइड पे होता है। ये मैं अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा। वीडियो में चाह रहा हूँ ज़्यादा लंबा ना हो, देखते हैं कितना जल्दी ख़त्म हो पाता है। अब इसके टेलीस्कोपिक साइड को तो मुझे अलग से समझाना पड़ेगा। सबसे पहले इसके और खासियत पे आते हैं। एक स्नाइपर राइफल में जनरली एक लंबा बैरल होगा ताकि जो प्रोपेलेंट है, जो बुलेट के जो जब फायर होती है तो उसका प्रोपेलेंट चार्ज मैक्सिमम ऑल बर्न पॉइंट पर, जब तो पूरा बारूद जल नहीं जाता, ऑल बर्न पॉइंट तक धक्का मार पाए बुलेट को, और जब बारूद जलना ख़त्म हो जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई होगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर गोली रुकने स्लो होने लग जाएगी। तो उस टाइम पे बुलेट को एग्जिट कर देना चाहिए बैरल को। तो लंबे बैरल में ज़्यादा टाइम तक धक्का मार पाता है और मैक्सिमम मजल वेलोसिटी एक बुलेट अचीव कर पाती है। इसकी मजल वेलोसिटी है 2700 फीट पर सेकंड, तकरीबन 860 मीटर पर सेकंड, यानी कि मैक 2.5, यानी कि जो साउंड की स्पीड है उससे 2.5 गुना ज़्यादा। अब आ जाते हैं इसके बैरल, आपको मोटा दिख रहा होगा काफ़ी, और जिस वजह से इसका वजन भी बहुत भारी है। ये 7 kg की है, फुल होकर टेलीस्कोप लग के तो 7.5 किलो की आती है, बहुत हैवी है। जबकि इसके मुकाबले 3006 बहुत हल्की है, 3 किलो की है। ये इसलिए इतनी हैवी है इसलिए है बिकॉज इसमें ये बुल बैरल है। बुल बैरल निकनेम है, ये वैसे है कोल्ड स्वैग्ड बैरल, बिकॉज इसमें कोल्ड हैमरिंग करके एक मेटल के टुकड़े में से कोल्ड हैमरिंग करके इसके अंदर से ये ग्रूव काटे गए हैं। देखता हूँ मैं ग्रूव विजिबल हो पाते हैं कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट। बोल्ट खोल के ग्रूव विजिबल होंगे। और आगे से जो इसकी चोंच निकली दिख रही है जिसके अंदर थ्रेड है, ये मज़ल अटैचमेंट लगाने की वो है। आप मज़ल अटैचमेंट यानी कि जैसे फ्लैश हाइडर लगा सकते हैं, मज़ल ब्रेक लगा सकते हैं। मज़ल ब्रेक तो मिलती नहीं इंडिया में, बट आप इसमें फ्लैश हाइडर ज़रूर लगा सकते हैं आगे, ताकि जब फिर फायर हो तो जो फ्लैश निकलता है वो थोड़ा कम हो सके, वो हाइड हो सके, स्प्रेड हो सके। दूसरा, स्नाइपर राइफल की ऑब्वियसली खासियत है भाई उसमें स्कोप होना चाहिए। तीसरा, इसके अंदर बाइपॉड दिया गया है और स्टेबिलिटी के लिए, जो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब स्कोप
बहुत ही फैंसी सा आइटम माना जाता है इंडिया में। मतलब लोग स्कोप का ऐसा पागल बना है। अभी आप लोग कमेंट करने गए हैं कौन सा स्कोप है। देखिए ये वेक्टर का स्कोप है, वेक्टर कंपनी, सॉरी ये पैरागन कंपनी का वेक्टर, अपना सॉरी वेक्टर ऑप्टिक्स का पैरागन स्कोप है। और इसकी कीमत यूट्यूब पे बताना मना होती है, काफ़ी महंगा है। मतलब आप मान के चलिए कि स्कोप अच्छी खासी एसेसरी कई बार हथियार की आधी कीमत स्कोप की हो जाती है। ये बहुत महंगा नहीं है, ये 50 के अराउंड है। और इसकी स्कोप क्यों लगाया जाता है, आज हमें ये समझना है स्कोप क्यों लगाते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए स्कोप कोई मतलब इसको फैंसी समझ के नहीं लगाना है कि जी स्कोप है स्कोप है। स्कोप लगाया जाता है किसी भी वेपन में, चाहे आपकी 3006 हो, चाहे 315 बोर की राइफल हो, चाहे .22 हो, चाहे एयर गन हो। पहले तो हर हथियार का स्कोप अलग होता है। जितना बड़ा बोर होगा उतना मजबूत इसके माउंट होने होंगे, तो उतना महंगा स्कोप हो जाएगा। बिकॉज जब हथियार फायर होगा तो उतना ही झटका इसने सहना है, नहीं तो इसके अंदर के जो साइट है वो बिगड़ जाएगी। सेकंड चीज़, स्कोप इसलिए लगता है कि जो ओपन साइट होती है, आयरन साइट, जो इसकी फ्रंट साइट है और रियर साइट है, जब आप लॉन्ग रेंज शॉट लेते हैं, आप कभी ट्राई कीजिएगा रेंज पे, जब आप 300 मीटर या 400 मीटर पे लेंगे तो 400 मीटर के बाद तो आप ओपन साइड से ले ही मतलब एम ही नहीं कर सकते हैं। जब आप 300 मीटर पे किसी ओपन साइड पे, जैसे ये ब्लेड टाइप साइट है, 300 मीटर पे जब आप टारगेट मतलब एक इंसान के साइज़ का टारगेट अगर होगा तो वो इससे भी छोटा हो जाएगा। मतलब आपकी दिखेगा ही नहीं, मतलब कि कहाँ मैं शिस्त कहाँ लूँ। 300 मीटर पे बहुत छोटा हो जाएगा, 400 पे तो बिल्कुल इससे भी छोटा होगा, 300 पे हल्का सा बड़ा होगा। तो हेड शॉट तो आप भूल ही जाओ, और नॉर्मल इंगेज करना भी, गोली लगना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो ह्यूमन आई की वीकनेस है उसको दूर करने के लिए लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए यूज़ होता है टेलीस्कोप। क्योंकि टेलीस्कोप के अंदर पहली चीज़ तो कुछ मात्रा में जूम होता है। जैसे इस टेलीस्कोप में है 15x जूम, 3x तो मिनिमम होगा इसमें। यानी कि अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो 3x जूम तो इसमें मिनिमम है ही है। अभी इसमें मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, बट इतने पास रेंज पे इसमें दिख नहीं पाएगा। तो इसमें जो इसका रेटिकल पैटर्न है, दूसरा जब मैं इसका ये रोटेट करूँगा तो इसका जूम बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं आप, ये जूम बढ़ रहा है, मैं कम करता हूँ जूम। तो जो इसमें 3x तो मिनिमम जूम रहेगा ही, क्योंकि वही टेलीस्कोप है। इसका काम ही मेन तो जूम के लिए लगाया जाता है, ये ह्यूमन आई की जो कमजोरी है उसको हटाने के लिए। दूसरा, इसका जूम बढ़ा के 4.5 6 करते करते 9 और 15 तक ले जा सकते हैं। और भी स्कोप आते हैं 50x 100x जूम तक, जैसे सुपर जूम कैमराज वगैरह होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप लॉन्ग रेंज शॉट लेते हैं तो टारगेट आपको विजिबल हो जाता है, भाई कहाँ मारनी है आपने गोली। तो पहला काम तो किसी टेलीस्कोप का होता है ह्यूमन आई की जो वीकनेस है दूर तक देखने की, उसको दूर करना। अगला काम होता है टेलीस्कोप का, जो ये होता है, इसको बोलते हैं अपना एलिवेशन ड्रम, या उसके बुलेट ड्रॉप कंपनसेटर, बीडीसी भी बोलते हैं इसको, बुलेट ड्रॉप कंपनसेटर। इसको क्या फ़ायदा होता है इसका कि इसमें हम रेंज के हिसाब से, रेंज के हिसाब से मतलब देखिए बुलेट फायर होगी, बुलेट सीधा पाथ तो पकड़ेगी नहीं, वो एक पैराबोलिक पाथ लेगी, मतलब कि ऐसे होकर ऐसे जाएगी गोल। तो आपने जितनी ज़्यादा रेंज बढ़ेगी उतना आपका बैरल को आपको एलिवेशन देना होगा ताकि बुलेट पॉइंट ऑफ एम पे आ जाए। तो बुलेट के ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए, और ये सब जानकारी होती है बैलिस्टिक चार्ट में, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है बैलिस्टिक चार्ट। तो बैलिस्टिक चार्ट की मदद से स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान एक स्नाइपर याद करता है। बहुत टफ होती है स्नाइपर ट्रेनिंग, मतलब कोई मजाक नहीं है। मतलब स्नाइपर ट्रेनिंग में बहुत स्टडी करनी पड़ती है, योगा, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस एंड मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब वो है।
और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब ये फैंसी पने के लिए मत लीजिए कि मेरे को स्कोप लगाना है, मुझे ये करना है। बिकॉज आप इतनी बड़ी राइफल जो 30-06 तो इससे पावरफुल है, हालांकि उसमें बुल बैरल नहीं है, उसमें कोल्ड फॉर्ज बैरल नहीं है, तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है। बट कि मेरा कहने का मतलब है आप करेंगे क्या, बस शोबाजी के लिए लेके उसको लेके चलना मुश्किल है। दूसरा इसका नुकसान क्या होता है, जो मैंने आपको जूम वूम तो दिखा दिया। अब क्या होता है जब जूम में आदमी देखने लग जाता है इसके थ्रू, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यानी कि कई बार आप देखेंगे ज़्यादा जूम करके टारगेट आपसे खो जाएगा, तो आपको यहाँ से आँख हटा के उसको देखना पड़ेगा। इसीलिए एक्चुअल स्नाइपर कभी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ एक स्पॉटर चलता है जो कि बाइनोकुलर और स्पॉटर स्कोप से उसको बताते रहता है, अबे लेफ्ट मार, राइट मार, 2 डिग्री लेफ्ट 2 डिग्री राइट, या जहाँ भी, या दुश्मन उधर है इधर है। बट आप अगर अपने ले लेंगे सेल्फ डिफेंस के लिए, आप स्कोप में देखते रह जाएंगे, अगला भाग जाएगा। दूसरी चीज़, आप सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में दूर से किसी को इंगेज स्नाइपिंग नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट लीगल। और हाँ यस, अगर आप हंटिंग करते हैं, जो कि अलाउड तो बहुत कम ही है, एक्सेप्ट मैन ईटर या किसी को मारना हो, कोई बदमाश हाथी, या आप मज़े के लिए हंटिंग तो मैं पाप मानता हूँ, लेकिन ज़रूरत के लिए हंटिंग ऑब्वियसली आज भी करनी पड़ जाती है कई बार। और दूसरी चीज़, यदि आप स्पोर्ट शूटिंग करते हैं, वैसे तो मैक्सिमम स्पोर्ट शूटिंग में टेलीस्कोप होता ही नहीं, ओपन साइड से होता है, फिर भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग रेंज शूटिंग में या बेंच रेस्ट के किसी डिसिप्लिन में, तो यस आप स्कोप तब यूज़ करिए। अदरवाइज़ ये खिलौना है, चलिए अब खिलौना सीख ही लेते हैं। तो खिलौने में जो ड्रम है ये है इसका एलिवेशन का, यानी कि जितना आपका रेंज बढ़ती जाएगी उतना आपको बुलेट को इसको उतने क्लिक देना होगा। जैसे आपको अगर 1000 मीटर पर शॉट लेना है तो इसको 187 क्लिक देने होंगे, यानी कि 187 के लिए इसको आपको 3 पूरे चक्कर और 3 चक्कर के बाद कुछ वो देने होंगे। उसके बाद अगला चीज़ है ये डिफ्लेक्शन का। डिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, मैंने इसको घुमाने के लिए पहले मैंने इसको खींचा, उसके बाद इसको मैं घुमा सकता हूँ। अब इसमें क्या आपको विंड को देखना है, विंड की स्पीड को एस्टिमेट करके उस हिसाब से आपको देखना है। गोली लेफ़्ट राइट रख रही है तो आप डिफ्लेक्शन से उसको टारगेट पे ला सकते हैं लेफ़्ट राइट के लिए। अच्छा, अगली चीज़, इसमें जूम देख लिया आपने, एलिवेशन देख लिया, डिफ्लेक्शन ड्रम देख लिया। अगली चीज़ है ये जो आर है, ये तो इसका इल्यूमिनेशन वाला है, बैटरी नहीं डली है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। और जो इधर आपको ये अंक खुदे हुए दिख रहे हैं, जो कि अभी इन्फिनिटी पे, अभी 400 पे आया, 200 पे, 100 पे, 50 पे और 25 पे, तो ये है इसका फोकस। फोकस किस लिए है जो फोकस, कि जो इसका रेटिकुलर पैटर्न है, यानी कि जो बीच में इसके क्रॉस है, वो क्रॉस आपको क्रॉस पैटर्न दिखेगा अंदर, ये क्रॉस दिख रहा होगा आपको। तो ये जब टारगेट पे हम करते हैं तो या तो टारगेट ब्लर दिखेगा, क्रॉस ब्लर, या लेफ़्ट राइट दिखेंगे, पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। तो पैरेलैक्स एरर को रिमूव करने के लिए मान लीजिए आपका 100 मीटर पे तो 100 पे लाएंगे आप, 200 पे 200 पे, 400 पे 400 पे, और 400 के ऊपर आप इन्फिनिटी कर देते हैं। तो इन्फिनिटी पे अभी मैं 100 पे कर देता हूँ बिकॉज रेंज नहीं है, तो इन्फिनिटी पे आप उसके ऊपर की रेंज पे कर सकते हैं। तो अब देखा आपने मैंने 100 पे कर दिया, बिकॉज हकीकत ये है कि आप खुद ही सोचिए ना कि आपको कितनी बार लंबी रेंज मिलती है ऐसे हथियार को फायर करने की। दूसरा, सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में आप पास से फायर करेंगे तो शॉटगन अच्छी है ना, जो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ पहले। उसके लिए ये लॉन्ग रेंज हंटिंग राइफल, स्पोर्टिंग राइफल थोड़ी ना आपको चाहिए। हालांकि 30-06 जो आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में, वो बहुत घातक हथियार है, इससे कई गुना, मतलब इससे 20-30% ज़्यादा घातक है। बट आप करेंगे क्या? दूसरी चीज़, अच्छा ये सेमी ऑटोमेटिक का मैंने आपको बताया था, सेमी ऑटोमेटिक की जगह ये बोल्ट एक्शन होता है। बोल्ट एक्शन आर्म्स को रिपीटिंग फायर आर्म भी बोलते हैं, जिनमें मैगजीन लगती है वो रिपीटिंग फायर आर्म होते हैं। बिना मैगजीन वाले तो बिल्कुल ही बोल्ट एक्शन हो गए। तो बोल्ट एक्शन रिपीटिंग फायर आर्म, 5 राउंड की मैगजीन है। लेकिन इसका ये है कि मान लीजिए आपको फायर करना है, तो रादर देन एक शॉटगन में
आप ढक 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 पंप करके या पिस्टल में ढक 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 बुलेट्स फायर करके 5 10 15 जितनी भी हैं 8 10 15 या रिवॉल्वर में ट्रिगर दबा के, इसमें तो बस आप ये बोल्ट एक्शन ही करते रह जाएंगे बिल्कुल। तब तक तो मतलब इसमें आप बोल्ट एक्शन ही फायर करते रह जाएंगे, तब तक तो दुश्मन आके एकदम मतलब 5 राउंड फायर करने, आप देखो इसमें कितना टाइम लग रहा है। जबकि अगर ये शॉटगन होती तो ये सब आप बस ढक 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 या पिस्टल में ढक 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 ढक, मतलब इतना टाइम नहीं लगता है इस बोल्ट एक्शन को ऑपरेट करने में। तो ये सब रीज़नों की वजह से मैं सेल्फ डिफेंस के लिए एक 3006 जैसी लॉन्ग रेंज हंटिंग राइफल को, जो कि स्नाइपर से कुछ कम ही है, स्नाइपर तो नहीं है बिकॉज उसमें बुल बैरल नहीं है, इतना प्रिसीजन नहीं है और प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है और रेंज भी नहीं मिलेगी, बट समवट लाइक स्नाइपर ही हो जाती है वो, स्नाइपर के करीब ही आप मान के चलो। तो इसीलिए मैं इस टाइप की राइफल्स पर्सनल यूज़ के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं रिकमेंड करता हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अगर आपके पास है अच्छी बात है, कोई नहीं, भौकाल तो है ही इसका, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ गई तो ये एक ऑफेंसिव वेपन है, ये डिफेंसिव वेपन नहीं है। और ये आपको मतलब इसमें मतलब फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फायरिंग स्लो है, तो सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में जो धड़ 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 आपको रैपिड फायर करना होगा, धोखा दे जाएगा ये। और लास्ट चीज़, इसको कैरी करना 3006 जैसी और या इसके जैसी एक लंबी राइफल को कितना कम्बरसम है व्हीकल में, या होम डिफेंस में भी इसको निकाल के फायर करना, रादर देन एक फोल्डिंग बट शॉटगन हो आपके पास, होम डिफेंस के लिए बेस्ट है, या हैंड गन हो आपके पास, रिवॉल्वर पिस्टल या अपना हाँ रिवॉल्वर पिस्टल ओब्लिक या कोई शॉटगन हो, तो दैट इज़ अ मच बेटर एंड प्रैक्टिकल ऑप्शन। बाकी चॉइस इज़ योर्स एंड दीज टाइप ऑफ राइफल्स ये हंटिंग के लिए बेस्ट हैं, स्पोर्टिंग के लिए बेस्ट हैं, और बाकी मैं बताऊंगा नहीं बिकॉज आईपीसी सेक्शन 100 का मैं अपने पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस वगैरह है। तो आप इस टाइप की राइफल से अगर सेल्फ डिफेंस में यूज़ करते हैं तो कोर्ट में जज साहब को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी ओवरऑल दिस इज़ अ गुड वेपन, पुलिस स्नाइपर है। एक 1 MOA क्या होता है, मिनट ऑफ एंगल, 60 डिग्री का 1 मिनट, ये इसकी एक्यूरेसी है, कंपनी क्लेम। यानी कि 1 MOA अगर सबटेंड करें, सबटेंशन मतलब कि 1 डिग्री कितना बड़ा बनाएगा उतनी रेंज पे, तो 1 MOA 800 मीटर पे 8 इंच होता है एक हेडशॉट साइज़ का, इसलिए इसकी एक्यूरेसी 1 MOA है और 800 मीटर इफेक्टिव रेंज है। बट 1000 मीटर तक ह्यूमन साइज टारगेट हेडशॉट नहीं ले सकते, इससे ले सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, हजारों राउंड, कड़ी मेहनत, कड़ा प्रशिक्षण, कड़ा प्रैक्टिस और इसके नॉलेज, ये सब होने के बाद ही आप इस पे इफ़ेक्टिवली 500-600 मीटर या 800 मीटर तक सोच सकते हैं। और गोली 5 किलोमीटर तक जाती है, मैं हमेशा बताते ही रहता हूँ, लेकिन यस इफेक्टिव रेंज 800-1000 है। उम्मीद है जानकारी थोड़ी ठीक लगी होगी एंड मैं इसीलिए ये वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। एंड अगला वीडियो मैं बनाऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ इफ़ेक्टिव रेंज, मार कितनी है। इफ़ेक्टिव रेंज बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मदर ऑफ ऑल द टॉपिक्स है, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एंड जो उम्मीद है स्नाइपर की थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने दी, जितनी आपको ज़रूरी थी, आपको ठीक लगी होगी। हाँ, एक पार्ट में बताना भूल गया, इसके आगे आपको एक ग्रिल दिख रही होगी, तो ये ग्रिल क्या है कि ये मिलिट्री स्नाइपर्स जो होती हैं या पुलिस स्नाइपर्स, इनमें ये लेंस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ग्रिल होती है, ये 2 काम करती है। एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस को टूटने से बचाती है, दूसरा इस पर रिफ्लेक्शन पड़ के स्नाइपर की अपनी लोकेशन ना दिख जाए तो उसको छुपाती है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव फीचर है। क्या होता है कि इसको लगने से ये हनीकॉम्ब शेप जो ग्रिल है, सनलाइट के रिफ्लेक्शन वगैरह छुप जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो लोग देख रहे हों कि
कई बार हंटिंग में या मिलिट्री प्रैक्टिस में लोग स्नाइपर राइफल को झिली सूट वूट पहन के पत्तियों में घुस के और छुप के फायर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा एक हादसा हुआ था छुप के फायर करने का, जिसमें कुछ लोग प्रशिक्षण के दौरान फायर कर रहे थे और ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल थी, और जो मज़ल फ्लैश निकला मज़ल से, इसमें तो फ्लैश एलिमेंटर में नहीं है, इसमें तो और निकलेगा, तो उससे पत्तों में आग लग गई और पत्तों के आग कपड़े में पहुंच गई और एकदम से जो स्नाइपर थे दोनों, जो मैंने बताया था स्पॉटर और स्नाइपर, वो जल के भस्म हो गए थे। बहुत बर्न, 3rd डिग्री बर्न इंजरीज हो गई थी, मर गए थे। एंड भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड उनको जो बचाने आए थे वो एडमिट हुए थे बट जिंदा बच गए थे। तो ये सब प्रिकॉशंस फायर आर्म को लेके बहुत ध्यान रखना है। एक और एक्सीडेंट का किस्सा, एक जर्मनी में किस्सा हुआ था जिसमें ब्लाजर, जो कि बहुत मशहूर कंपनी है, उसकी 3006 की इस टाइप की बोल्ट एक्शन स्नाइपर में जो बोल्ट था इसका, बोल्ट कैरियर का, ये जो आगे लॉकिंग लग्स हैं ये फेल हो गए थे। तो जब राउंड फायर हुआ तो इसके अंदर जो टन पर स्क्वायर इंच प्रेशर था उससे मतलब रिटेन तो हुआ नहीं, ये टूट गए थे मेटलर्जी। वो भी ब्लाजर की आई थिंक R93 है कौन सी, तो वो भी जर्मनी में। इसका कई इंसिडेंट हुए हैं, आप नेट पे मिल जाएगा आपको। तो जब राउंड फायर हो तो इतना प्रेशर हुआ कि अनलॉक्ड बोल्ट कैरियर टूटने से पीछे आया और जो फायरर था ये निकलते हुए उसकी स्कल में लग गया, स्कल फ्रैक्चर हो गया और भाई साहब एडमिट रहे। तो फायर आर्म को कभी भी लाइटली ना लें, हमेशा नया एमुनेशन कार्ट्रिज यूज़ करें और सेफ्टी का और इसका गन ड्रिल्स का पूरा पालन करें। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो बट लेटेस्ट सी आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। WTV आप ही का चैनल है, आपका प्यार है जो इसको चलने देता है और मुझे मोटिवेशन देता है और भी ऐसे वीडियोस नए नए लाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वर्क। अपना तो यही एम है कि भाई जब तक है जान अपनी नॉलेज को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर दे ताकि ये युगों युगों तक काम आए। हम रहे ना रहे, हमारा काम अमर रहना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर।